अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क डेंटल व्यूज। और आप लोग शायद हमारा इंतजार कर रहे हो कि हम इतने अरसे से कहाँ गायब थे। तो हम जरा अपना रमजान मना रहे थे और सऊदी अरब में तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा एहतमाम किया जाता है, इस वजह से डॉक्टर अब्दुल समद खान भी थोड़े बिजी होंगे अपने रमजान में। तो लेकिन हम इतने ब्रेक के बाद आए हैं तो एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को लेकर आए हैं। तो आई थिंक वो सारी जितनी कमी थी हमारी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ आज हैं डॉक्टर अली खुरम। वो इतने क्वालिफाइड हैं कि मैं शायद जुबानी उनका इंट्रोडक्शन नहीं दे सकती। तो उसके लिए मैंने अपने पास नोट्स रखे हुए हैं, तो मैं वो पढ़ के बताऊंगी कि हमारे पास कितने स्पेशल गेस्ट हैं। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर खुरम, and Dr. Khurram is a senior clinical lecturer and consultant pathologist at University of Sheffield, UK. He graduated from DeMont in 2000. Following his house job at Pins, he undertook a MSc in oral pathology at Queen Mary University of London and was awarded a scholarship for his PhD at University of Sheffield, finishing in 2008. He worked for 2 years as a senior house officer in oral pathology and oral medicine, and another 2 years as SHO in oral and maxillofacial surgery. He was appointed as an academic clinical lecturer at Sheffield in 2011, where he also undertook his diagnostic pathology training, successfully passing his FRC path in 2016, following which he was appointed as a consultant. He is a fellow of the Higher Education Academy UK and has MFDS from the Royal College of Surgeons of Edinburgh and FDS from Royal College of Surgeons of England. He's the undergraduate pathology lead and the clinical lead for diagnostic service in Sheffield and has his own research group with grant income over £1 million. He has numerous national roles and is secretary for British Society for Oral and Maxillofacial Pathology and the digital advisor for Pathological Society for Great Britain. Dr. Khurram is the first ever and only person from Pakistan to obtain a PhD in oral pathology as well as FRC path in oral pathology. तो ये तो था इनका एकेडमिक इंट्रोडक्शन। अब इनका जो थोड़ा सा कैजुअल इंट्रोडक्शन है और जो थोड़ा सा जाती इंट्रोडक्शन है वो मेरे ख्याल से डॉक्टर अब्दुल समद खान ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकेंगे। तो डॉक्टर समद बताएं, डॉक्टर खुरम कौन है? डॉक्टर खुरम कौन है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड अस्सलाम वालेकुम खुरम एंड सुंदर। देखिए, खुरम के साथ जो ऑब्वियसली जो मेरा रिलेशन है वो बहुत पुराना है एंड इट्स बिफोर डेंटिस्ट्री। आई थिंक ही इज द ओनली पर्सन जिसके साथ मेरा डेंटिस्ट्री में मेरा सबसे पुराना रिलेशन है, क्योंकि हम लोग स्कूल कॉलेज के जमाने से इकट्ठे, वी वर क्लास फेलोज इन आवर कॉलेज। और जो वहाँ पे जो हम ने इस्लामाबाद की जो लाइफ को एंजॉय किया और अपने कॉलेज की लाइफ को आईसीबी इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज में हम इकट्ठे थे। और हमारे घर भी क्योंकि तकरीबन पास ही इस्लामाबाद में, तो वो जो कॉलेज और फिर स्कूल कॉलेज और फिर शाम की जो एक्टिविटीज थी उसको हम सो वी एंजॉयड अ लॉट। तो इसलिए जो he's वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड जो मेरी लाइफ में हैं। और बड़े हमने इकट्ठे बैठ के चीजें एंजॉय की अपने अदर देन डेंटिस्ट्री। फिर डेंटिस्ट्री में जब हम आए, खुरम वेंट टू डीमॉन्ट मोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री, आई वेंट टू निश्तर मेडिकल कॉलेज। और तो उसमें हमारे ऑब्वियसली इंटरेस्ट मजीद क्लोज हो गए। देन वी स्टार्टेड आफ्टर ग्रेजुएशन, जो हमने अपने कैरियर के लिए जो फ्यूचर पाथवेज थे वो इकट्ठे ढूंढने शुरू किए। That's how we ended up in I ended up in dental materials and he went to oral pathology, and mashallah successfully he did so many things वो जो इसके माशाल्लाह क्रेडेंशियल है वो एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है। FDS, MFDS, FRC पैथ, FHEA, फिर ये जो ग्रांट्स हैं, क्योंकि ये जो भी एक सक्सेसफुल रिसर्चर के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, and obviously being a dentist, those who have a career in basic sciences as well as experience in clinical sciences as well, ठीक है। और आपके जो publications के point of view से, research के point of view से, trainings के point of view से, और वो एक तो आप अपने लिए करते हैं कि then you have to pass on those things. So खुरम का माशाल्लाह उसमें बहुत जबरदस्त कैरियर है। एक चीज आई थिंक आप इंट्रोडक्शन में शायद वो मिस हो गई, वो है जो ये कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट्स के साथ। He got funding from GCRF
Yes, Khurram. And he's working with Shaukat Khanum Hospital, and I think someone with Khyber College as well. So they are doing some research projects, and they are doing some work related to oral pathology, oncology, and some maxillofacial surgeons are also involved in this. तो ये चीजें हैं. So जैसा आपने कहा, again मेरे लिए जो खुरम के साथ क्योंकि थोड़ा कैजुअल है, तो हम बिल्कुल रिलैक्स माहौल में जो है वो बात भी कर सकते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. जी खुरम, आप क्या कहोगे इस चीज के बारे में? अपने बारे में. सबसे पहले तो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस, और हमें पता आपका इतना बिजी स्केड्यूल होगा, उसके लिए हमारे लिए टाइम निकालना, सो इट्स एन ऑनर फॉर अस. नॉट एट ऑल, आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और समद के लिए तो हमेशा ही टाइम होता है हमारे पास. ये हमसे कहीं ज्यादा बिजी हैं इनकी सोशल लाइफ, तो इन्होंने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का. जी चले, ठीक है, थैंक यू. अच्छा, अब हम आज का जो टॉपिक है सुंदर, वो उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगी हमें कि आज हम क्या किस चीज पे बात करना चाह रहे हैं. सो बेसिकली हम तो ओरल पैथोलॉजी के ऊपर बात करेंगे, और हम जानना चाहेंगे कि इंग्लैंड में इसका क्या सारा सिनेरियो है और पाकिस्तान में क्या सिनेरियो है, क्योंकि डॉक्टर खुरम क्योंकि इंग्लैंड में भी काम कर चुके हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में भी उनका एक्सपोजर है, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी शॉर्टकमिंग्स हैं हमारे पाकिस्तान के सिस्टम में रिलेटेड टू ओरल पैथोलॉजी, और अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो वो क्या है. ठीक है, चले मैं इसको थोड़ा अच्छी बात पे सर मुस्कुराने लगे. हाँ, मैं क्योंकि हमने एक चीज दरमियान में मिस कर दी कि खुरम ने पाकिस्तान में सर्व किया हुआ है, और हम मेरा नहीं ख्याल उस डिटेल में नहीं जाएंगे ये क्यों छोड़ के गया. ठीक है, एक अलग एक रीजन है, लेकिन खुरम ने पाकिस्तान में टीचिंग की है. अच्छा खुरम, लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग, ओरल पैथोलॉजी. हम यानी कि सुनते आ रहे हैं, जब हम अंडरग्रेड में थे या जब हम पढ़ते थे, तो हमारे जो टीचर्स थे वो मेनली जो हमें ओरल पैथोलॉजी पढ़ाते थे वो थे जो कि सर्जरी से रिलेटेड थे. ठीक है, जिन्होंने उस जमाने में, क्योंकि एफसीपीएस तो नहीं स्टार्ट हुआ था या बहुत ही कम हमारे उसमें नहीं था, तो जिन लोगों ने एमसीपीएस सर्जरी किया होता था या जिन्होंने एफडीएस किया होता था, हमें तो उन लोगों ने ही पढ़ाया है. लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी लोग हैं जो अब डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जिनके पास ओरल पैथोलॉजी की डिग्री है. बट व्हाट डू यू थिंक, हु इज एन ओरल पैथोलॉजिस्ट? ये बड़ा अच्छा सवाल है. ओरल पैथोलॉजिस्ट बेसिकली मैं डिफाइन करूंगा, या दुनिया में जिस तरह से डिफाइन होता है, there is someone who's actually licensed to practice oral pathology, जो कि diagnostically trained हैं, जो कि cases को देख सकते हैं, diagnose कर सकते हैं, they can cut up the cases and they have the license and the knowledge to do that independently. और I think ये सबसे बड़ा critical जो है element है जो कि पाकिस्तान में unfortunately missing है. Being a teacher or undergraduate education या postgraduate education या इस तरह के काम जो हैं वो are sort of secondary roles in a way, but they are not what makes you an oral pathologist. मुझे याद है कि जब मैं मास्टर्स के बाद वापस गया था, एक साल पाकिस्तान में मैंने पढ़ाया था, और people started saying to me, जी आप you are the oral pathologist. तो मैंने उनको ये explain किया था कि नहीं जी, मैं I've just got a 1-year master's. I can't be called an oral pathologist. Basically, you like either need a FRC path like UK या पाकिस्तान में आपने FCPS histopathology में किया हो, जिसमें कि आप 4-5 साल जो है डायग्नोस्टिक रिपोर्टिंग की ट्रेनिंग करते हैं. उसके बगैर आपने आपको ओरल पैथोलॉजिस्ट कहलवाना या लोगों को आपको कहना गलत है. So what's the difference between diagnostic oral pathology and the experimental oral pathology? Sorry, मेरा question I don't know ये relative है कि नहीं है, लेकिन जैसा भी आपने बात की कि जी diagnostic pathology की जो डायग्नोसिस का मतलब ये है, हाँ जी, वो बेसिकली फर्क ये है कि एक्सपेरिमेंटल इज मोर एकेडमिक और रिसर्च रिलेटेड पैथोलॉजी या अंडरस्टैंडिंग. पैथोलॉजी बेसिक सारी जो है उसकी डेफिनेशन है जी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज. एक्सपेरिमेंटल बेसिकली मींस मोर with an academic interest and a research interest rather than actually directly benefiting the patient. डायग्नोस्टिक का मतलब ये है जैसे कि चौक खाना में आप जो स्पेसिमेन भेजते हैं या सर्जरी होती है या बायोप्सीज वगैरह होती है या और भी जो प्राइवेट लैब्स हैं पाकिस्तान में, वो पैथोलॉजिस्ट देख के जब उसको रिपोर्ट करते हैं कि जी क्या कौन सी टाइप का कैंसर है या मार्जिन आपके पॉजिटिव हैं या नहीं हैं या कैंसर प्रेजेंट भी है या नहीं है,
डायग्नोस्टिक रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि जो क्लिनिकल सस्पेशन था सर्जन्स को, क्या बायोप्सी पे या टिश्यू रिमूव करने पे भी वही डायग्नोसिस है या फर्क है? क्योंकि पैथोलॉजी का डायग्नोसिस सही करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उस डायग्नोसिस की बेस पे ही सारी फ्यूचर ट्रीटमेंट जो वो डिटर्मिन होगी, क्या सर्जरी होनी है या रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी होनी है, या फिर सर्जरी भी जब हो जाती है तो आपकी मार्जिन असेसमेंट और रिसेक्शन वगैरह एक्सेट्रा किस तरह से उसको असेस करना है, कौन सी गाइडलाइंस आपने यूज़ करनी है, अम, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डायग्नोस्टिक उसमें आ जाती है। ऑफ कोर्स फिर ऑफ कोर्स सीपीडी उसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल है। पाकिस्तान में ज़्यादातर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो पर्टिकुलरली हिस्टोपैथोलॉजी साइड पे अमेरिकन कॉलेजेस को, कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजी जिसको कैप कहते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उनकी गाइडलाइंस विच एब्सोल्युटली फाइन। सो जो दो बड़ी बॉडीज हैं, एक तो कैप है या दूसरी आरसी पैथ है यूके में, जो कि गाइडलाइंस देती हैं कि जी हर चीज़ को एक तरह से इस तरह से रिपोर्ट करना है, इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स या क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस आपको चाहिए वर्क टू वर्क एज एन इंडिपेंडेंट पैथोलॉजिस्ट। और उसके अलावा हमारी एज अ पैथोलॉजिस्ट साल में 2 टेस्ट भी होते हैं। हमें ब्लाइंड केसेस भेजे जाते हैं हर पैथोलॉजिस्ट को 18, जिसका हमें के जवाब देना होता है, डायग्नोसिस देना होता है, जिसको अगर ठीक देना होता है। अगर आपके 2 से ज़्यादा जवाब गलत हों 2 मरतबा कंसेक्टिव, तो इसका मतलब है वो आपको रोक सकते हैं काम करने से, क्योंकि आप सेफ नहीं है। क्योंकि पैथोलॉजी अनलाइक अदर स्पेशलिटीज आप अकेले काम कर रहे हैं, और अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो करते ही जाएंगे विदाउट रियलाइजिंग। तो बाकी स्पेशलिटीज की निस्बत पैथोलॉजी में जो मॉनिटरिंग है या चेकिंग है वो कहीं ज़्यादा है, पर पाकिस्तान में नॉन एग्जिस्टेंट है। हाँ, मैं तो यही बात तो सुन के। जैसे हाँ जी जी जी, तो जैसे सुंदर अभी साहब। आपने एक्सप्लेन किया कि ओरल पैथोलॉजी के लिए आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस भी होना जरूरी है और लैब के लिए भी। तो जितना मुझे नॉलेज है यहाँ पर, जैसे मैंने एमफिल किया है यूएचएस से, मैंने तो डेंटल मटीरियल्स में किया, लेकिन मेरी कुछ कॉलीग्स थे जिन्होंने ओरल पैथोलॉजी में भी किया। मुझे नहीं लगता कि उनका एक्सपोजर कुछ क्लिनिकली था, क्योंकि वो तो उसी तरह ही था कि कोर्स पढ़ लिया, उसके बाद स्लाइड्स देख ली, सिर्फ इतना ही मुझे नॉलेज है। अगर आपका कुछ है, शायद मैं गलत हूँ, हो सकता है यहाँ पे जी अच्छी ट्रेनिंग हो रही हो, तो आप कुछ उस पर नहीं, बताएंगे आपकी कि बात कैसे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये डायग्नोस्टिक रिपोर्टिंग नहीं है, पर वही बात है कि एमफिल कोर्सेज जहाँ रन हो रहे हैं, जो लोग सुपरवाइज कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी भी ट्रेनिंग नहीं है। तो वो फिर बाकी आगे दूसरे लोगों को कैसे ट्रेन कराते हैं? तो ट्रेनिंग उस तरह से हो सकती है कि जी जैसे कंसल्टेंट हफ्ते में 5 दिन जो है सुबह से शाम तक केस रिपोर्ट करते हैं, जो भी बायोप्सी आ रही है, जो भी कैंसर रिमूव हो रहे हैं, शौकत खानम जैसी जगह पे, शिफा, जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं, आगा खान, ट्रेनी जो भी ट्रेनिंग उनके साथ करें वो भी वो सारे केस देखें और उसी तरह देखें और रिपोर्ट करें, इन्वॉल्व हों जितने कंसल्टेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि यही एक सिर्फ सीखने का तरीका है। अगर आप सिर्फ एकेडमिक केसेस वंस इन अ वाइल देखेंगे तो वो दैट इज जो एमफिल जिस तरह से पाकिस्तान में रन हो रही है, अनफॉर्चुनेटली इट शुड बी क्लासिफाइड एज अ टॉट प्रोग्राम। वो एक पढ़ा के आपको डिग्री दी जा रही है, उसमें कोई ना क्लिनिकल ट्रेनिंग है अनफॉर्चुनेटली, और उसमें ना ही रिसर्च ट्रेनिंग है। तो ये मेरी ओपिनियन है। अब यहाँ पे जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो इवन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही फर्क बड़ा साफ जाहिर है, क्योंकि मेरे जैसे लोग हैं जो कि पढ़ाते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, तो ऑफ कोर्स हमने रोज, अब मैं आपको बताता हूँ एज अ ट्रेनी फॉर एग्जांपल, मैं साल में 1500 से 2000 केस जो है रिपोर्ट करता था। तो दिस कंपेयर टू पाकिस्तान ऑफ कोर्स कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना। तो एज अ कंसल्टेंट भी आप इसी तरह कोई 2000 केसेस एटलीस्ट एज एन ओरल पैथोलॉजी कंसल्टेंट रिपोर्ट करते हैं। अमेरिका में इससे भी शायद ज़्यादा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है और लोड ज़्यादा है। पर वो इतना केस वॉल्यूम देख के ही, इतनी फ़र्क किस्म की चीज़ें देख के ही आप ट्रेन कर सकते हो और सीख सकते हो और डायग्नोज कर सकते हो, वरना तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है अगर आप सिर्फ लिमिटेड चीज़ें देखोगे और किताबों के साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। और प्रॉब्लम ये भी ना कि गाइडेंस है भी नहीं है, कोई करना भी चाहे, हम्म। वैसे तो करना चाहिए ही नहीं, क्योंकि लोगों को साफ 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 कहना चाहिए कि नहीं जी हमारी ट्रेनिंग नहीं है, हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए। पर हम्म। अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी कभी ये नहीं कहते कि हम कोई चीज़ नहीं कर सकते, कहते हैं जी बिस्मिल्लाह करो, फिर बाद में देखी जाएगी कि। तो वो हमें ये भी सोचना चाहिए कि दूसरी साइड पे पेशेंट है, किसी की जिंदगी का, किसी की, अगर आपके अपना फैमिली मेंबर हो और आप हम्म। अपने आप को उस पोजीशन में रखें, तो आप यही चाहेंगे ना कि कोई ऐसे बंदा देखे या रिपोर्ट करे जिन्होंने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की हुई है, जो बिल्कुल हम्म। सही से उसको करें, ताकि उनका इलाज आगे अच्छा हो। आप कभी रिस्क नहीं लेंगे, आप अच्छे से अच्छा ढूंढ के एक्स्ट्रा पैसे दे के उनके पास जाएंगे। तो हम्म। पैथोलॉजी भी उसी तरह ही है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अच्छी जगह भी, इसीलिए तो हर बंदा चाहता है कि जी उनके केस शौकत खानम से रिपोर्ट हों, रवा खान से। और ऑल्दो वो बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं जनरल हिस्टोपैथोलॉजी की, पर ऑफ कोर्स ओरल पैथोलॉजी में वो एक्सपोजर उनका भी नहीं है। वो हेड एंड नेक पैथोलॉजी इन द मेडिकल सेंस करते हैं बहुत ज़्यादा, पर प्रॉब्लम
पूल हमारा स्मॉल है। ऑफ कोर्स मेरे जैसे लोग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वापस नहीं गए, विच डिडंट हेल्प कि हम वापस जाके वो लोगों को ट्रेन करें। प्रॉब्लम है कि वो इंग्लिश में सेइंग है, हाउ लॉन्ग इज अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। इस पे तो हम मेरे ख्याल 2 दिन यही बात करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या। जब फॉर एग्जांपल मैं मास्टर्स करने के लिए आ रहा था तो मुझे बड़े लोगों ने कहा था, ये क्या टाइम जाया करने जा रहे हो, ओरोपेथोलॉजी क्या होती है, इसमें टाइम जाया करने की क्या जरूरत है। फिर जब मैं पीएचडी वापस करके सिर्फ मिलने के लिए लोगों को जाता हूँ तो लोग ऐसे इनसिक्योर होने शुरू हो जाते हैं जैसे शायद मैं कोई जॉब लेने के लिए आ गया हूँ। कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, अल्लाह मियां ने हर किसी का रिस्क लिखा हुआ है। एक दूसरे के साथ काम करने से ही आपकी नॉलेज बढ़ती है। और अगर आप पाकिस्तान में नॉलेज नहीं है तो आप बाहर देखें, आप कोर्सेज करें या आप अटैचमेंट्स ढूंढें। हमारे सर्जिकल कॉलेज बहुत अच्छे हैं सेंस में, क्योंकि हाँ ऑल्दो पाकिस्तान में ट्रेनिंग करते हैं उनमें से बहुत सारे बाहर भी जाते हैं, फेलोशिप्स करते हैं और लोगों के साथ सीखते हैं काम करना। पर पैथोलॉजी में फॉर एग्जांपल अगर एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि पीएमडीसी या पीएमसी ने और पैथोलॉजी को आज तक एज अ प्रॉपर स्पेशलिटी रिकग्नाइज ही नहीं किया। रीजन बीइंग के शायद लोग ही नहीं है इतने जो ये केस करते बनाते, और अनफॉर्चुनेटली जो लोग केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनका अपना एक्सपोजर या नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो इस चीज़ को आगे तक लेके जा सके। तो ये कुछ मसले हैं इनमें। ऑफ कोर्स फिर हम अब मेरी फॉर एग्जांपल अगर आप बीडीएस को भी काउंट करें, फिर यहाँ आके जो सब कुछ किया, इट टुक मी 20 years टू बिकम अ कंसल्टेंट। 20 साल की ट्रेनिंग थी। तो हाउ कैन अ 3 year MPhil be the same as 20 years? 2 नहीं हो years। सकता ना। हाँ, तो सिंपल सी बात है कि एमफिल जो है ना वो हमारी स्टार्ट होना चाहिए हमारी जर्नी का, एंड नहीं होना चाहिए। तो हम जब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को टीच करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा इतना एक्सपीरियंस, हम लोग इस चीज़ पे रोज काम करते हैं, ऑफ कोर्स वो एंथुजियाज्म और वो एक्सपीरियंस जो है वो स्टूडेंट्स भी देखते हैं। और फिर अन्य अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में लोग जो हैं वो इंटरेस्ट होते हैं स्पेशलिटी में और आके हमसे पूछते हैं कि जी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं कैसे स्पेशलिटी को फॉलो करूँ। फिर हम उनको गाइड करते हैं कि जी आप यहाँ पे जाएं, ये जूनियर या एसएचओ जॉब्स हैं, इधर अप्लाई करें, इधर अप्लाई करें ये एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। और उसके बाद फिर आपकी 5 साल की स्पेशलिटी ट्रेनिंग है। और उस 5 साल की ट्रेनिंग में इवन ओरल पैथोलॉजी में भी आपको पूरा 1 साल जनरल पैथोलॉजी में ट्रेनिंग करनी पड़ती है और आपको ऑटोप्सी की भी पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अच्छा। आपको पीडियाट्रिक उसमें सारी जो है ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसका मतलब है सारी, फॉर एग्जांपल मेरी ट्रेनिंग में मैंने गायनी भी की है, मैंने स्किन भी किया है, मैंने लिम्फोमास भी किए हैं, जीआई, सब चीज़ें, लंग, हार्ट, सब चीज़ें। क्योंकि अगर ओरल कैविटी में, हेड एंड नेक में आपके मेटास्टेसिस कहीं और से आ जाता है, तो अगर आपने देखा ही नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा कि देखने में कैसा है, तो हाउ विल यू रिकग्नाइज इट। तो बड़े लंबे चौड़े मसले हैं, हर स्टेज पे प्रॉब्लम है, हर स्टेज पे नॉलेज गैप्स हैं। पर सबसे बड़ी चीज जो है, फर्स्ट थिंग इज टू एक्नॉलेज के देयर इज अ गैप। पर अनफॉर्चुनेटली हम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ बेहतर है कि चलें, अब एमएससी काफी सारे लोग हैं या एमफिल्स हैं जो शायद बच्चों को पढ़ा अच्छा सकते हैं। जब मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट था तो हमें पढ़ाया गया था, वो लोग बीडीएस थे और ऑफ कोर्स उन्होंने जॉब पे ही सीखा और जो भी पढ़ाया। तो ऑफ कोर्स अगर आपने मास्टर्स किया है या एमफिल किया, आपका एक्सपोजर थोड़ा सा ज्यादा है, तो फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन दैट माइट बी ओके। पर आपको फिर ये सोचना चाहिए कि मैं अपने आप को भी कैसे बेहतर करूं और मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ा रहा हूँ, उनको भी ऐसे आगे कैसे लेके जा सकता हूँ। सही। अच्छा देखो, अभी जैसे आपने बात की कि जी के जो अंडरग्रेड को पढ़ा रहे हो, ठीक है, और उसके साथ जो सारी ट्रेनिंग्स चल रही हैं या जो एक्सपोजर है, अब हम जब इसको पाकिस्तान में कंपेयर करते हैं, अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिन्होंने एमफिल कर लिया, जो एमएससी करके आ गए, या जो एमडीएस ओरल पैथोलॉजी किया, अब यही यही 3 फॉर्मेट हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं ख्याल कि कोई पीएचडी है, ये शायद अगर है तो एक आध कोई होंगे जो हैं, वैसे हैं, यस हैं, एक दो लोग हैं, लेकिन दे आर नॉट डूइंग, उन्होंने भी अपनी फील्ड थोड़ी सी चेंज कर दी है, ठीक है। तो जो लैकिंग है वो ट्रेनिंग की, कि टीचिंग तो वो कर रहे हैं, अब वो तो कोई भी बुक जो है वो फॉलो कर रहे होंगे, राइट। तो वो क्या, किस तरह टीचिंग के साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, मतलब कि किस तरह, या उनको हॉस्पिटल जाना चाहिए, या जो विद इन देयर इंस्टीट्यूट, अगर उनके पास कोई सर्जन हैं या ऑन्कोलॉजिस्ट हैं तो उनके साथ किस तरह इंटरेक्ट करें, लाइक हाउ डू यू वर्क इन यूके। अच्छा, टीचिंग के साथ ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल एट एमफिल और एमएससी लेवल तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप ना करें। आप पाकिस्तान में आई नो कि उसके रीजंस हैं, ऑफ कोर्स हर हर बंदा चाहता है ऑफ कोर्स कि जॉब अच्छी मिले, लाइफ अपनी आप पर्सनल लाइफ में सेटल हों और सेल्फ सफिशिएंट हों। पर पढ़ाई एक मतलब आपने छोड़ के जब आप नौकरी की तरफ चले गए तो फिर पढ़ाई की तरफ दोबारा आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस ये है।
तो अगर तो आप वाकई इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में ट्रेन करने में या पढ़ने लिखने में, तो एक्सप्लोर करें ऑप्शंस लोगों के साथ अटैचमेंट्स की। तो या तो आप कोई सपोर्टिंग पैथोलॉजिस्ट ढूंढें, या अपने हॉस्पिटल में अगर तो आप काम कर रहे हैं, वरना और हॉस्पिटल्स जैसे ये शोका खानम है या आपके लोकल हॉस्पिटल्स हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं उनको, कहें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस फील्ड में, और आप लोग जो है जो हेड नेक करते हैं, क्या मैं आके कुछ सेशन आपके साथ गुजार सकता हूँ जस्ट टू लर्न इन एन इनफॉर्मल कैपेसिटी। बट दैट्स द बेयर मिनिमम मेरा ख्याल है जो कि करना चाहिए कम से कम। पर सबसे बड़ी बात यह है कि आई थिंक यू शुड ट्राई एंड पुश योरसेल्फ। नॉट हैविंग अ FCPS इन पाकिस्तान इन ओरल पैथोलॉजी जो है वो बड़ा चैलेंज है, पर बड़े अच्छे लोग हैं FCPS हिस्टोपैथोलॉजी वाली साइड पे, या अमेरिकन डिप्लोमेट्स या अमेरिकन ट्रेंड हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जो वापस पाकिस्तान गए हुए हैं, इवन UK ट्रेंड भी है FCPS, जिनके साथ अगर आप ठीक तरीके से सोचें या प्लान करें तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं जो कि स्पेसिफिक फॉर हेड एंड नेक या ओरल पैथोलॉजी है। पर मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि लोग शायद कुछ नाराज़ भी हो जाएं। पर कुछ लोगों का शायद फ़ायदा इसमें भी है कि शायद ना आगे बढ़े ये स्पेशलिटी तो बेहतर है, क्योंकि अगर सब लोग PhD और सब लोग FRC पैथ और FCPS करना शुरू कर दिया तो फिर MSc और MPhil की डिमांड कम हो जाएगी जॉब मार्केट में। तो वो एक काफ़ी बड़ा जो है वो इशू या क्राइटेरिया है। पर इतने मेरा ख्याल है कि इतने लोग हैं या पैथोलॉजिस्ट आर अवेलेबल कि अगर आपका वाकई इंटरेस्ट हो तो आप जाके उनके साथ अटैचमेंट करें। पर अटैचमेंट करने का पहला वो है पॉइंट कि आप एडमिट करें ऑनेस्टली कि हमें कुछ नहीं आता, बजाय इसके कि आप जाएं और उनसे कहें पाकिस्तान वाला काम ना करें, ऊपर से ना आए और उनको कहें कि जी हम सीखना चाहते हैं वाकई डायग्नोस्टिक रिपोर्टिंग, मेरी स्किल्स हैं कि मेरे पास MPhil है, मैं बेसिक्स मुझे आइडिया है, मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करता या करती हूँ कि ये क्या क्या कंडीशंस इन्वॉल्व करती हैं, तो मैं उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखना ये चाहता हूँ, उनको अप्लाई करना चाहता हूँ। तो क्या आप मुझे जो है वो ऑब्जर्व करने की इजाज़त देंगे एज एज एन MPhil पर्सन या MSc पर्सन? आपने जो सीखा है फिर उसको आप मिला के और नॉलेज क्लिनिकल नॉलेज के साथ जो है सीखने की कोशिश करें। मेरी एडवाइस ये होगी कि अगर आपने पाकिस्तान में काम करना, फिर हैविंग सेड दैट फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि आपको अकेले अपने ओन पे या तो केस रिपोर्ट करने चाहिए या ये प्रिटेंड करना चाहिए कि आप लैब रन कर रहे हैं। अगेन विदाउट नेमिंग एनी नेम्स, लोग हैं जिन्होंने एक साल का कोर्स करके वहाँ पे लैब्स खोली हुई हैं, जो कि बहुत डेंजरस है और अनएथिकल है। Unfortunately, it's really, really unethical, and I personally would say it's the same as being a quack. क्योंकि you are pretending to be someone that you're not, which is really dangerous and unfair to the patient. सर अभी आपने यही कहा कि लैब्स खोली हैं, तो आई थिंक इन द पास्ट यहाँ पे ओरल पैथोलॉजिस्ट जो थे वो लैब्स चला रहे थे। आई थिंक अभी रिसेंटली PMC का कुछ रूल आया है कि उन्होंने कहा कि अब ओरल पैथोलॉजिस्ट लैब में काम नहीं कर सकते। कुछ इसका नॉलेज है, कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? जी सिर्फ ओरल पैथोलॉजी में नहीं, मैं ख्याल जनरल पैथोलॉजी में भी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने भी पहले ये जो है MPhils वगैरह किए हुए थे और उसकी बेस पे लोग डायग्नोसिस कर रहे थे, और मैं ख्याल अब नई जो रूलिंग आई है उन ये कहना है कि जी MPhil इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक डिग्री, तो वो एकेडमिक डिग्री है, आप उसकी बेस पे पढ़ा तो सकते हैं या रिसर्च भी कर सकते हैं, पर आप केसेस को डायग्नोज नहीं करते, जो कि मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक फैसला। हैविंग सेड दैट MDS भी अगर जो है पाकिस्तान में हो रहा है तो दैट इज़ नॉट अ क्लिनिकल डिग्री, वो क्लिनिकल डिग्री नाम में है, अनफॉर्चुनेटली एकेडमिक डिग्री भी नाम में ही है। हालांकि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उस MDS को यूज़ करके बड़े अच्छे लोग ट्रेन किए जा सकते हैं। और अफसोस की बात यह है कि मेरे जैसा मैं तो बहुत मुझे शौक है कि मैं हेल्प करूं, पर मैं आपको बताऊं कितने 15 साल से हूं, आज तक किसी एक बंदे ने मुझसे नहीं कहा कि हमें हेल्प कर दें हमारी ट्रेनिंग करने में। मैं बिल्कुल नॉट मैं वन यही पर्सन, नॉट एग्जैक्टली मैं वन यही पर्सन क्वेश्चन हैज एवर पूछना चाहता अप्रोच्ड। था। और हाँ। मैं तो फी सबीलिल्लाह हेल्प करने को तैयार हूं कि यार मुझे बताएं मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं। थैंक यू डॉक्टर खुर्रम एंड डॉक्टर समद, आप लोगों के इतना वैल्यूबल इनपुट था आज की डिस्कशन में, और बहुत काफी सारी मेरी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो पूरी हो गई हैं इस वक्त, जो समझ आ गई हैं कि ओरल पैथोलॉजिस्ट एक्चुअली होता कौन है। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज।